नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक प्रिक्योरमेंट के बारे में, टेंडरिंग के बारे में, आरएफपी के बारे में। होता क्या है, बिल्कुल शुरू करते हैं। जब भी गवर्नमेंट को कुछ परचेज करना होता है प्राइवेट सेक्टर से, तो उसके लिए वो पब्लिक प्रिक्योरमेंट का सहारा लेती है। अगर इसको ऐसे कहेंगे, द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन enterprises purchase goods or services or manpower or different kind of thing from the private sector is known as the public procurement। अब बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी गवर्नमेंट को कुछ खरीदना होता है तो वो उसके लिए पब्लिक प्रिक्योरमेंट का सहारा लेती है। अब ये क्या पब्लिक प्रिक्योरमेंट कोई नया शब्द है? नहीं, नया शब्द नहीं है। अगर हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले हम लोग जान सकते हैं कि स्टेट वेलफेयर क्या होता है, पब्लिक प्रिक्योरमेंट आया कहाँ से, पब्लिक प्रिक्योरमेंट होता क्यों है और स्टेट क्यों करता है। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि भाई वेलफेयर स्टेट क्या होता है। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग उस पर न जाकर सीधा आते हैं पब्लिक प्रिक्योरमेंट होता क्या है और करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन करता है? पूरी दुनिया करती है। कितना करता है? अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2020 को माने तो दुनिया में इस समय 11 ट्रिलियन डॉलर का पब्लिक प्रिक्योरमेंट होता है, जो कि अराउंड 10 से 12% होता है वर्ल्ड जीडीपी का। मतलब जो जीडीपी होती है उसका 10 से 12% पब्लिक प्रिक्योरमेंट होता है। ऐसा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2020 की। दूसरी बात, भारत में क्या स्थिति है इसकी? भारत में जीडीपी का 30% पब्लिक प्रिक्योरमेंट होता है, जिसमें सरकार खरीद करती है प्राइवेट सेक्टर से। अगर भारत की बात करें तो भारत एशिया जो क्षेत्र है इसमें सबसे बड़ा पब्लिक प्रिक्योरमेंट करने वाला एक तरह का देश है। अगर हम लोग पूरे एशिया की एवरेज माने तो पूरी एशिया में 20% जो जीडीपी का होता है औसतन, मतलब एवरेज, उसका पब्लिक प्रिक्योरमेंट होता है। लेकिन अकेले भारत अपने जीडीपी का 30% पब्लिक प्रिक्योरमेंट करता है आम लोग के लिए। अब इसके आगे भी आता है कि पब्लिक प्रिक्योरमेंट में सोशल सेक्टर के लिए कितना करता है, तो अराउंड से 8 से 10% है जो सोशल सेक्टर के लिए करता है। बाकी वो डिफरेंट परचेज करता है। कैसे होती है पब्लिक प्रिक्योरमेंट, कैसे होती है और कैसे किया जाए? स्टेट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और जो उसकी एजेंसीज होती हैं वो करती है। कैसे किया जाता है, ये कैसे किया जाए, इसके लिए आपको पब्लिक प्रिक्योरमेंट की लाइफ साइकिल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल होती क्या है पब्लिक प्रिक्योरमेंट की। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर आपको पब्लिक प्रिक्योरमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए पब्लिक प्रिक्योरमेंट करने से पहले। तो शुरुआत करते हैं और इनको जानेंगे, इसके बाद में क्या होता है। सबसे पहले मेरे हिसाब से, अब यहाँ पर सबके मतांतर हो सकते हैं, सबकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर जब भी हम लोग प्रिक्योरमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में या ऐसे किसी लीगल चीज़ में जा रहे हैं तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में पता होना चाहिए। कुछ बेसिक टर्म आपको पता होने चाहिए। नेचुरल लॉ क्या होता है, टाइटल क्या होते हैं, पोजीशन क्या होता है, ये सब चीज़ें होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा आपको? आप पढ़ सकते हैं। कहाँ से पढ़ना है आपको? अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, आप पढ़ने के शौकीन हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं इस बुक से, जो कि मेरी फेवरेट बुक है। इसका नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस और ये है एनबी प्रांजपेय की बुक। बहुत अच्छी बुक है, आप इससे पढ़ सकते हैं कि आप इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। पूरी बुक नहीं पढ़नी है आपको, क्योंकि आपको कोई लॉ का एग्ज़ाम नहीं देना है, लेकिन हाँ, आप इसमें से वो चीज़ें पढ़ सकते हैं कि स्टेट क्या होता है, किस चीज़ को स्टेट बोलते हैं, लीगल एंटिटी क्या होती है, आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, इसके अलावा नेचुरल लॉ क्या होते हैं। मतलब डिफरेंट चीज़ें आप इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नया शास्त्र है। जब तक आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को आप जानेंगे नहीं तो आपके लिए कुछ भी करना ठीक नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार इसको पढ़ना चाहिए, ताकि आप जान पाएँ कि आप जो कॉन्ट्रैक्टिंग करने जा रहे हैं वो ऐसा तो नहीं कि वो आपके न्याय शास्त्र के विरुद्ध जा रहा हो, या आप कुछ ऐसा टर्म यूज़ कर रहे हैं जो आपके नेचुरल जस्टिस या जो न्याय शास्त्र की परिधि के बाहर आता है। तो इसलिए कम से कम आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस तो पढ़ना ही चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ है कि अब आपको और क्या जानना चाहिए। तो दूसरा होता है कि अगर हम लोग
बात करते हैं भारत के जुडिशल सिस्टम की या फिर न्याय सिस्टम की, तो उसमें सबसे ऊपर आता है आपका संविधान। जी हाँ, तो अगर आप जा रहे हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट में तो आपको भारत के संविधान के कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब कौन सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट क्या होता है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं किसी काम को करने से, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से आर्टिकल आपको देखने हैं। जैसे कि आर्टिकल 282, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ विवाद होता है तो हाई कोर्ट में जाता है, तो किस आर्टिकल के थ्रू वो हाई कोर्ट में जाता है, कैसे वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भारत के संविधान के बारे में। इसका मतलब ये है कि आप जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं तो आपको भारत के संविधान का कुछ भाग जो आपके पब्लिक प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए। आप कहेंगे कैसे पता करें, तो बहुत सिंपल सी बात है। उसके लिए आप ले सकते हैं बेयर एक्ट। ये है कानून पब्लिकेशन की बेयर एक्ट है। मैं इसको मतलब यहाँ पे कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं। ये है आपके भारत का संविधान। आप इसके अंदर जाकर डिफरेंट आर्टिकल पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका कैसे कैसे यूज़ किया गया है और कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। आपका कोई भी लॉ, कोई भी पॉइंट भारत के संविधान में निहित किसी भी आर्टिकल के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ये एक फंडामेंटल बात है आपके कॉन्ट्रैक्टिंग में, आपके टेंडर में, आपके आरएफपी में। आप कुछ ऐसा नहीं लिख सकते हैं जो भारत के संविधान से अलग हो जाए या उसको आगे चला जाए या उसके विरुद्ध में हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब पहला हो गया आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, दूसरा हो गया आपके भारत का संविधान। अगर आप लोग पब्लिक प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ई टेंडरिंग कर रहे हैं, आरएफपी दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है यहाँ पे सबसे मेजर रोल जो आता है वो आता है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो आप इसमें क्या होता है कि आप जब टेंडरिंग बनाते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, ऑफर क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10। आप भले कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अगर आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट में जा रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। तो आप कहेंगे कि कैसे पता होगा, तो मैं फिर से कहूँगा कि आप उसके लिए फिर बेयर एक्ट लीजिए। फिर मेरे पास एक बेयर एक्ट है कानून पब्लिकेशन की, तो आप इससे पढ़ सकते हैं कि सेक्शन 10 में क्या है। डेफिनेशन आपकी 2A से लेकर B-C की ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, ये डिफरेंट आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेयर एक्ट ले सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं, इसे जान सकते हैं कि जब आप एक आरएफपी बनाते हैं या टेंडरिंग करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए और ऐसा कुछ भी ना हो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को विरोध में जाता हो। मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड या वाइडेबल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको डिफरेंट सेक्शन देखने पड़ेंगे कि ऐसा नहीं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो गया हो या फिर तो ये डिफरेंट उसमें सेक्शन है जिसमें आप देखते हैं कि कब कब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वाइड होता है या गलत होता है। तो वो चीज़ें आप इससे जान सकते हैं। लेकिन सबसे बेसिक चीज़ होती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सबको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैसे चीज़ें लिखी जाती हैं और कैसे कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसके बाद अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो उसमें कुछ विवाद भी आएंगे। तो विवाद को हम लोग कैसे देखेंगे, तो विवाद के लिए है आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट 1996। ये जब भी कोई भी विवाद होता है तो आप नहीं चाहते हैं कि विवाद को बहुत बड़ा किया जाए, तो आप आर्बिट्रेशन या कैंसिलेशन की हेल्प से उस विवाद को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये भी एक्ट पढ़ सकते हैं। मेरे पास उसकी हार्ड कॉपी नहीं है तो मैं आपको दिखा देता। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट जो आपके वहाँ पर मैनुअल्स आते हैं वो भी आपको पढ़ने चाहिए। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं GFR 2017, जिसको बाद में 2022 में उसमें चेंज भी किया गया है, उसको लेकर पढ़ सकते हैं। ये आप नेट से डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसको अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं कि आपके GFR क्या कह रहा है किसी भी प्रोक्योरमेंट के बारे में। तो इसके अलावा आप
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो है मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट, उसको भी देख सकते हैं कि उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें हैं। आप उसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसको इस तरह से प्रिंट आउट निकाल के उसको इस फॉर्म में रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको रिफ़र करना पड़े तो आप बाहर से जाकर फिर से आप डाउनलोड करें या अपने सिस्टम में करें। आप इसमें कुछ अपने नोट्स भी लिख सकते हैं, कुछ इसमें पॉइंट भी लिख सकते हैं, जो पॉइंट फ्लैग कर सकते हैं इसको। तो मेरे हिसाब से एक ऑफलाइन कॉपी आपके पास होनी चाहिए इन सब एक्ट की, अगर आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट के बारे में इंटरेस्टेड है या करने जा रहे हैं। इसके अलावा ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट के भी कुछ अपने मैनुअल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट करने में। जैसे कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल 2012, जो आपका पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल 2012 थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोक्योरमेंट की एक तरह की गाइडलाइन थी, जिसमें कि कैसे एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप प्रोक्योरमेंट कर सकें, ये बताता आपका पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल। इसके अलावा आपका हो गया DFRP, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल 1978। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जब आप इस प्रोसेस में आ रहे हो। इसके अलावा क्या होता है कि बताया जैसे मैंने आपको कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के मैनुअल आते हैं, प्रोक्योरमेंट मैनुअल हो गया, सर्विस मैनुअल हो गया, मैन पावर, मतलब सब चीज़ों के लिए मैनुअल निकालते हैं, एक तरह की एक दिशा निर्देश होते हैं मैनुअल। तो उस कंडीशन में आपको उसको भी फॉलो करना पड़ेगा कि वो मैनुअल क्या कह रहा है, फॉलो करने चाहिए जब आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सबके अलग अलग आपके मैनुअल्स होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जिसे EPC बोलते हैं, वो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट के लिए लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो होता है 2016, वो डिफेंस की परचेज के लिए लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा रेलवे प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जिसे REPS बोलते हैं, ये रेलवे में प्रोक्योरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो डिपार्टमेंट यूज़ करता है। इसके अलावा आपके एनर्जी सेक्टर में क्या हो गया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेशन एक्ट 2006, तो ये आपके एनर्जी सेक्टर में प्रोक्योरमेंट के लिए हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो आपका हो गया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पॉलिसी 2013। तो जब आप इसके प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो आपको इसके मैनुअल को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है, वो भी यही बात करता है कैसे टैरिफ के प्रोक्योरमेंट करें, टैरिफ डिफाइन करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहे हैं तो टेलीकॉम सेक्टर में है डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, जो आपको बताएगी कि कैसे इस सेक्टर को हम लोग मैनुअल एक तरह का ये भी। इसके अलावा आपका है अगर आप फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल परचेज पॉलिसी 2013। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें मैनुअल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी रिफ़र करना पड़ेगा, जो बहुत सारे केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं।